हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत। और बच्चों, स्क्रीन पर इन बिखरे हुए खूबसूरत बाटों को देखकर तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि आज हम लोगों की बात किस चीज पर होने वाली है। जी हां, मैंने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद लिपि पर बात चलेगी। लेकिन कुछ कारणवश बच्चों वो क्लास हम लोग एक साथ पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हूं। वही क्लास है और चलिए आइए, आज की क्लास बड़ी धमाकेदार है और आज हम लोग तलाशेंगे कि पुराने जमाने के जो हमारे पुरनिया थे, हमारे बुजुर्ग थे, क्या वो साइंस के बारे में जानते थे। जैसे आज हम साइंस की बात करते हैं, तमाम तरह की साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात होती है, लेकिन बच्चों क्या हमारे जो पूर्वज थे वो साइंस के बारे में जानते थे? और अगर जानते थे तो उनका साइंस कैसा था? उस जमाने के साइंस में और आज के जमाने के साइंस में अगर हम कंपेयर करें तो कौन बेहतर है? तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो आज हमारे चर्चा के विषय हैं। आज मैं जिन टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, वो टॉपिक्स मैं आपको थोड़ा सा अपने स्क्रीन पर बताना चाहता हूं ताकि आप जान ले और आप हमारे साथ बने रहें। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये बच्चों हम लोग इस पर सबसे पहले बात करने वाले हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। ये सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारा टॉपिक है, ठीक है। और ये नंबर 1 पे चलेगा और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बच्चों, कि इंडस वैली में जो लिपि थी उसकी जानकारी जो है वो वहाँ के लोगों को थी या नहीं थी। इन सारी चीज़ों पे आप लोगों से हमारी बात होनी है। तो चलिए आइए, समय हो गया है क्लास को शुरू करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खूबसूरत से क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर थोड़ा सा आपसे मैं बात करूंगा अनअकैडमी के बारे में, कि जिस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं वो अनअकैडमी क्या है। अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं, अगर आप उससे जुड़ते हैं, उसके ऐप से जुड़ते हैं, तो आपको अनअकैडमी क्या क्या प्रोवाइड कराती है। तो देखिए बच्चों, अगर आप अनअकैडमी के ऐप से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद अनअकैडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड कराएगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे। और बच्चों अगर आप अनअकैडमी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। यहां पर बच्चों सर्च के बटन में जाइए और सर्च करिए यूपीएससी सीएससी। क्या सर्च करेंगे? यूपीएससी सीएससी। उसके बाद मान लीजिए अपने मनचाहे एजुकेटर्स को आप सर्च करिए। जिस भी एजुकेटर को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें आप सर्च कर लीजिए। और जी मान लीजिए आप मुझे सर्च करके देखिए, मेरा जो प्रोफाइल नेम है MOHDNADIM मोहम्मद नदीम, आप सर्च करिए और मुझे फॉलो भी करिए। यहां पे
और अगर मान लीजिए आप अनअकैडमी से जुड़ने का इरादा बना चुके हैं तो आप नीचे देखिए गेट सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे प्लान पूछा जाएगा कि कितने साल के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके बाद आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो रेफरल कोड की जगह आप डालेंगे MNUS। ये वही रेफरल कोड है जिसको यूज करने के बाद आप किसी भी एजुकेटर की क्लास आसानी से देख सकते हैं। जिस भी एजुकेटर को आप चाहते हैं वो MNUS जो रेफरल कोड है, MNUS जो रेफरल कोड है उसको यूज करके आप देख सकते हैं। 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा साथ में। आगे बढ़िए, यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये है अनअकैडमी के वो टॉप एजुकेटर्स जिससे पढ़ने की तमन्ना शायद हिंदुस्तान के हर विद्यार्थी को होती है। यकीन मानिए अनअकैडमी ने हिंदुस्तान के बेहतरीन जो टीचर्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया है और वो लगातार अनअकैडमी के ऐप पर क्लासेस ले रहे हैं। कुल 100 एजुकेटर्स हैं जो टॉप एजुकेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे जो एजुकेटर्स आप देख रहे हैं ऐप पर, यहां पर ये सारे जो एजुकेटर्स आप देख रहे हैं, इन सब से आप क्लास कर सकते हैं, इन सभी लोगों से क्लासेस कर सकते हैं। शर्त है कि आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर देखिए, मान लीजिए आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के पास एडमिशन के 2 प्लान हैं बच्चों, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस प्लान क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूं। प्लस प्लान के अंतर्गत यहां पर देखिए 1 महीने से लेकर और पूरे 3 साल तक का यहां पे शीट लगा हुआ है जिसमें फीस का विवरण दिया गया है कि अगर आप 1 महीने के लिए जुड़ते हैं तो आपकी फीस क्या होगी, है ना। 3 महीने के लिए जुड़ते हैं तो आपकी फीस क्या होगी। लेकिन बच्चों अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हो तो कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए जुड़िए। ठीक है, कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए जुड़िए क्योंकि यह आपके लिए सस्ता पड़ेगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी में बच्चों थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए आप कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए एडमिशन अनअकैडमी पर लीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं और आपको पॉलिश की जरूरत है तो आप 1 साल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज आपको बताऊं कि यहां पर देखिए 1 साल की एडमिशन की जो फीस है 49,500 रुपीज है। रेफरल कोड यूज करिए MNUS, 10% आपकी फीस कम हो जाएगी। यकीन मानिए अगर आप रेफरल कोड MNUS को यूज करते हैं तो अनअकैडमी के ऐप पर जितने भी एजुकेटर्स हैं आप किसी की भी क्लास दे सकते हैं, किसी भी की क्लास आप ले सकते हैं। आप अपने मनचाहे एजुकेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं रेफरल कोड MNUS यूज करने के बाद। मान लीजिए आपने MNUS रेफरल कोड यूज किया है, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरी तरफ से हिस्ट्री ऑप्शनल प्लस जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, साथ में एथिक्स और साथ में मोटिवेशनल जो क्लासेस होंगी वो मेरे साथ अवेलेबल होंगी। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 साल के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 72,000 रुपीज जो है इसकी फीस है। रेफरल कोड MNUS को यूज करिए, 10% की छूट मिलेगी और ये फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज। 3 साल के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो 90,000 रुपीज फीस है। रेफरल कोड MNUS को यूज करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 81,000 रुपीज। तो बच्चों प्लस जो सब्सक्रिप्शन है ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है कि जनरली तौर पर एक स्टूडेंट को जो चीजों की जरूरत होती है वो प्लस के द्वारा आसानी के साथ मिल जाती है। अब आगे बढ़िए, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हैं, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप ये प्लान लेते हैं तो यकीन मानिए अनअकैडमी का सबसे जो शानदार प्लान है बच्चों, सबसे जो बेहतरीन प्लान है वो यकीन मानिए वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से
आपको एक कोच या गाइड अवेलेबल करवाया जाएगा। मतलब ये है बच्चों के कोच या गाइड जो होता है, आप समझ रहे हैं, 24 घंटे के लिए एक आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा। आपकी जो भी ज़रूरत होगी, आप पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ़ोन करके उससे बात कर सकते हैं और उससे आप परामर्श ले सकते हैं। यकीन मानिए, लोग लाखों रुपए खर्च करके भी किसी आदमी को 24 घंटे के लिए हायर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो कोच या गाइड होगा, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा। कम से कम आईएएस का इंटरव्यू इन्होंने दिया होगा। अब आप ही बताइए, एक बड़ी चीज आपको बताऊं कि एक सफल आदमी से कहीं ज्यादा एक असफल आदमी आपको सिखा सकता है, क्योंकि जिंदगी के जिन जिन चैलेंजेस को उसने फेस किया होता है और जहां जहां उसने मिस्टेक्स किया होता है, उस आदमी को बहुत अच्छी तरह पता होता है। तो आपको ये आदमी गाइड करेगा। तो बताइए, ये वाकई में शानदार है कि नहीं। और इसमें भी है कि अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 साल, 2 साल और 3 साल तक का प्लान दिया गया है। अब इसमें मैं आपसे कहूंगा कि आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 2 साल के लिए आप जुड़िए या 3 साल के लिए जुड़िए। अगर आपको पॉलिश लेना है, अगर आप जो है जानकार हैं, आपको कुछ मूलभूत चीजें चाहिए होंगी, तो आप 1 साल के लिए जुड़िए। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 1 साल की फीस है 69,500 रुपीज। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS। अगर आप इसको यूज करते हैं तो मेरी क्लासेस तो आपको मिल ही जाएंगी ऐप पर। जितने भी एजुकेटर्स हैं सबकी क्लासेस आप ले सकते हैं। बच्चों, आप इस दुविधा में मत पड़ना कि आप अगर कोई रेफरल कोड जिस टीचर का यूज करोगे उसी की क्लासेस मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस को कर सकते हैं आराम से रेफरल कोड MNUS यूज करने के बाद। 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए, 1 साल के लिए आप एडमिशन लेते हैं तो 69,500 रुपीज इसकी फीस है। वो 10% लेस होकर MNUS रेफरल कोड MNUS यूज करने के बाद 10% लेस होकर हो जाएगी 62,550 रुपीज। नीचे देखिए, 2 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1,07,000 रुपीज फीस है। रेफरल कोड MNUS यूज करने के बाद 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 96,300 रुपीज ओनली। 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फी है 1,41,000 रुपीज। रेफरल कोड MNUS यूज करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपीज। तो बच्चों, आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो शानदार है। अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप सोच रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को कंसिडर करिए। आइकॉनिक शानदार है, आप आइकॉनिक से जुड़िए और रेफरल कोड की जगह केवल और केवल MNUS यूज करिए, क्योंकि यही वो रेफरल कोड है जिसको यूज करके आप सारे एजुकेटर्स की जो क्लासेस है वो आराम से देख सकते हैं। मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी मेरी तरफ से ऑप्शनल हिस्ट्री, मेरी तरफ से जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, IR, यानी जो कुछ भी मैं आपके लिए अवेलेबल करा सकता हूं वो सारी चीजें लगभग मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अनअकैडमी ने एक बहुत अच्छा काम यह किया है कि अगर आपको केवल ऑप्शनल पढ़ना है तो ऑप्शनल के लिए आप अलग से एडमिशन ले सकते हैं। वहां भी, यहां भी देखिए सेम प्रोसेस है। 1 साल के लिए अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 27,500 रुपीज जो है एडमिशन फी है। और यहां पर हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शनल पर कमांड बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस जगह पे बोल रहा हूं, रियलिटी है बच्चों, ऑप्शनल ही वो माध्यम है, क्योंकि जनरल स्टडीज में एक लिमिट से ज्यादा नंबर आप नहीं पा पाएंगे। ऑप्शनल अगर आपका अच्छा हो जाता है तो यू विल बी सेलेक्ट इन प्रॉपर IAS ऑफिसर। आप प्रॉपर IAS ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शनल हिस्ट्री, अगर मान लीजिए हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है तो वो बहुत जल्द उसके बैच का अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। अगर आप सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में लेना चाहते हैं तो लीजिए। जैसे ही बच्चे जो है वो ग्रुप रेडी हो जाएगा, हम लोग क्लास की शुरुआत जल्दी ही करेंगे। तो आप ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं लगभग 1 साल के लिए। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए।
ठीक है, आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड MNUS को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनअकैडमी ने कुछ नए बैचेस स्टार्ट किए। मीन्स ये है कि अगर आप 2021, 2022, 2023 प्लान कर रहे हैं, एग्जाम में बैठने के लिए आप रेडी हो रहे हैं, तो घबराइए मत। अनअकैडमी की तरफ से नए बैचेस का अनाउंसमेंट हो चुका है। बिल्कुल फ्रेश बैचेस अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है। आप अपने एजुकेटर्स, जिस एजुकेटर्स को आप लाइक करते हैं, उस एजुकेटर का बैच यहां पर अवेलेबल है, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। करीब 6 महीने तक जो है ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी और इसमें आप अपनी तैयारी को अपने सुविधा के अनुसार रेडी कर पाएंगे। तो इसमें भी वही करना है बच्चों, इसमें भी रेफरल कोड की जगह पे यूज करिए। कोई भी बैच आपको लेना है तो रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए, क्योंकि यही वो रेफरल कोड है जिसको यूज करके आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी बैच में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, उसमें भी रेफरल कोड की जगह MNUS डालिए, आप 10% डिस्काउंट मिलेगा और हर क्लासेस आप कर सकते हैं। अपने मनचाहे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारे बैचेस हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इनसे जुड़ जाइए। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और किसी भी बैच में बिंदास आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और बच्चों, अनअकैडमी जैसे आप चाहते हैं कि GSB और ऑप्शनल भी एक साथ मिल जाए, तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पे प्लान है। मैं पूरा तो नहीं कहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो कम से कम बच्चों 2 साल के लिए जुड़ जाइए। 2 साल की फीस यहाँ पे देखिए 1,31,510 रुपीज है। रेफरल कोड की जगह यूज करिए MNUS 10% डिस्काउंट के लिए, फीस हो जाएगी आपकी 99,680 रुपीज। तो अगर आपको जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल दोनों चाहिए तो आप इसमें से एक प्लान सेलेक्ट करिए। रेफरल कोड की जगह लगाइए MNUS, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अपने मनचाहे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए यूज करिए रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के साथ। MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए आइए, एक सूचना और भी है कि अगर आप सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फोन करके कहते हैं कि सर हम तो अब सोच ही रहे थे लेने के लिए, लेकिन फीस बढ़ गई। तो देखिए यहां पर मैं पहले ही आपको सूचित कर देता हूं कि अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यानी वो गाइड और कोच वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जल्दी इसको लीजिए, क्योंकि इसकी फीस बढ़ने वाली है। सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो अनअकैडमी का एडमिशन प्लान है वो यही है। तो बच्चों प्लीज जल्दी करिए और रेफरल कोड की जगह, यानी किसी भी अनअकैडमी के टीचर से पढ़ने के लिए, मनचाहे एजुकेटर से पढ़ने के लिए, किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए अगर आप कोड यूज करेंगे तो उसका नाम है MNUS। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आइए हम लोग सीधे आज की क्लास पर आ गए। दिस इज योर क्लास। वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है, मैं आप लोगों के साथ ये जो टॉपिक्स है इस पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। देखिए साहब, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खूबसूरत सी लाइन है कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इम्तिहान और भी है। इस लाइन का मतलब समझिएगा। मतलब यह है कि अगर हम और आप सोचते हैं कि हम शायद बेहतरीन हैं या हम अच्छा जानते हैं या हम अच्छा कर सकते हैं, शायद ये हमारी गलती होगी, क्योंकि हो सकता है हमसे पहले किसी ने यह कारनामा कर दिया हो। आज इस दौर में रहने वाला इंसान बड़ी शान से कभी यह बात कहता है कि यार हम एक साइंटिफिक दौर में रह रहे हैं, हमारे पास एक से बढ़ के एक चीजें हैं, ये चीजें इस दौर में इजाद हो गई, ये आधुनिक युग है। लेकिन
जमीन की गहराई से निकलने वाले कुछ सामान अपनी कहानी बयां करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया वालों, अगर तुम सोचते हो कि तुम बेहतर हो, तो मेरे हिसाब से तुम बेहतर नहीं, कमतर हो। इस संसार में ज्ञान की गहराई में आप जितना ज्यादा उतरोगे, उतना ही आपको एहसास होता है कि आप कमतर हो, आप कम जानते हो, आप बहुत कम जानते हो। एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी गुरूर नहीं करता, क्योंकि ज्ञान के मामले में कौन क्या है ये आपको नहीं पता है। चलिए कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिंधु सभ्यता के बारे में आज हमारी और आपकी गुफ्तगू होने वाली है। कुछ आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर आज भी न जाने क्यों हमें एहसास होता है कि हमारा कद बड़ा छोटा है। चलिए, अगर हम पुराने जमाने में चलते हैं तो आप मिस्र में चलिए और आप मिस्र के पिरामिड्स को एक बार देख लो। साइंस वहां पर जाकर फेल्योर हो जाता है। जब भी साइंसदान वहां जाता है, जब भी कोई वैज्ञानिक जाता है, थोड़ी देर के लिए उसको हंसी आती है कि हमने अब तक क्या किया। हजार हजार टन पत्थरों को कई कई 100 फुट ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया होगा बिना किसी किरान और बिना किसी मशीन के। जरा आपने सोचा है कभी? मिस्र में जो पिरामिड्स हैं उनकी लेंथ कई कई 100 फुट है। कैसे भाई? ना किरान था, ना कोई मशीन थी। कैसे? सोचिए। नहीं सोच रहे हो ना? शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और एक मतवाला धीमे धीमे गाते हुए आगे बढ़ रहा है, सीना तान कर चल रहा है समंदर के किनारे। वो अपनी जवानी के जोश में जा रहा है, समंदर की लहरों का मजा ले रहा है। उसे घमंड है अपनी जवानी पर, उसे घमंड है अपनी ताकत पर। तभी उसके पैर से कोई चीज टकराती है और लुढ़कती हुई दूर चली जाती है। सोचता है कोई चीज होगी, फिर वो सीना ताने हुए आगे बढ़ रहा है, गुनगुना रहा है, गा रहा है। तभी थोड़ी देर में वो रोने की आवाज सुनता है। क्या सुनता है? रोने की आवाज। जब कानों को उसके करीब ले जाता है तो देखता है कि ये रोने की आवाज एक खोपड़ी से आ रही है। ये शायद वही खोपड़ी थी जो उसके पैरों से टकराकर दूर चली गई थी। वो करीब जाता है तो सुनता है कि उस खोपड़ी से आवाज आती है कि ओ मतवाले इंसान, आज तू जिस जवानी के मद में चूर है, आज जो तू गा रहा है, आज जो तू मुस्कुरा रहा है, आज जो अपना सीना चौड़ा करके हमसे बात कर रहा है, सुन, मैं भी कभी हुआ करता था। जिस खोपड़ी को तूने लात मारी है, इस पे कभी ताज सजा करते थे। तुझे यकीन नहीं होगा कि उस ताज में कितने हीरे और जवाहरात लगते होंगे। लेकिन तू जवानी के मद में है, तुझे पता नहीं। देख मेरी हाल, मैं क्या से क्या हो गया।
मैं किसी राजा का, किसी बादशाह का सर हुआ करता था, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई कि लोग मुझे ठोकरें मारते। तो बच्चों, कभी कभी पुरानी चीजें भी जमीन से निकलकर अपने बारे में बहुत सी बातें कह जाती हैं। मैं आपको मिस्र के पिरामिड के बारे में बता रहा था, जरा सोचिए। अभी तो मैंने उनके पत्थरों के बारे में बताया कि हजारों हजार टन के पत्थर कई 100 फुट ऊंचाई पर कैसे भेजे गए होंगे। न उनके पास केरान थी, न मशीन थी। कभी आपने सोचा है? और चलिए, मिस्र के पिरामिड में जो लाशें हैं, जो ममिया हैं, उनके शरीर पर से जब आप कपड़े हटाओगे तो आप दंग रह जाओगे। उनके स्किन में कहीं डैमेजेस नहीं है। वो वैसे ही दिखते हैं जैसे वो उस जमाने में दिखते थे। सोचिए, 3 से 4 हजार साल के बाद कोई बॉडी बिल्कुल वैसे ही तरोताजा हो, ये कैसे संभव? हमारी दुनिया के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि कौन सा मसाला वो लाशों में उस समय लगाते थे। आपके पास कोई जवाब है? नहीं है। अब आई बात सिंधु सभ्यता की। एक रिसर्च आया था, पेपर में पढ़ रहा था। उस रिसर्च में लिखा था कि हरियाणा के किसी गांव से सिंधु सभ्यता की एक रेसिपी पाई गई है। रेसिपी समझ रहे हो ना? खाना खाना, भोजन भोजन, फूड। हमें लगता है कि शायद उसमें लिखा था कि शायद वो आदमी खा रहा होगा, भोजन खा रहा होगा, और इत्तेफाक से भूकंप आया होगा, ये कोई बात हुई होगी, और वो भोजन जो है उसी में दब गया, और किसी वजह से वो नष्ट नहीं हुआ। मिट्टी के परात में लोग खाना खाते थे ना उस जमाने में, ज्यादातर। तो सोचिए, 3,500 साल बाद, 4,000 साल बाद उस रेसिपी को वैज्ञानिकों ने निकाला, उसको लेबोरेटरी में डाला, उसको टेस्ट किया गया, और यह पाया गया कि यह बैगन की कलौंजी थी, जो आप और हम खाते हैं। बैगन की कलौंजी जो हल्दी डालकर बनाई गई थी। कमाल, एडवेंचरस, मजेदार। हैरान हो गया, सोचकर हैरान मत होइए जी। वो बहुत सी चीजें जो आप करते हैं वो भी किया करते थे। आज आपको मैं यही सारी चीजें बताने वाला हूं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आइए देखा जाए। एक लाइन मैंने ऊपर लिखी है, सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान जानते थे, लेकिन उनका विज्ञान इको फ्रेंडली था। मैंने कहा है कि जब भी मैं लिखने की शुरुआत करोगे, मान लो प्रश्न आ गया कि सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखिए या प्रकाश डालिए, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों को विज्ञान की जानकारी थी, लेकिन उनका विज्ञान क्लाइमेट के लिए हार्मफुल नहीं था। वो इको फ्रेंडली विज्ञान जानते थे। कैसे जानते थे? इको फ्रेंडली। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इको फ्रेंडली नहीं समझ रहे होंगे। इको फ्रेंडली का मतलब होता है बच्चों, वो विज्ञान जो हमारे क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं? इको फ्रेंडली विज्ञान। चलिए, आइए। मूड बना कि नहीं आपका? अभी तो मैं मूड बना रहा था, सिर्फ आपका मिजाज में बना रहा था। मैंने कहा ना कि मैंने एक लाइन शुरू में बोली थी कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इम्तिहान और भी है। मैंने कहा ना कि बच्चों, बहुत सी चीजें हैं जो हमें हैरान कर देती है। तो चलिए, हेडिंग डालिए और शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है ना? बहुत सी बातें हैं जिस पर आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी है, डिबेट करना है। तो चलिए, आइए।
हम बात कर रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये टॉपिक उसी क्लास में ख़त्म करूंगा, लेकिन मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि कुछ कारणवश मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। मैंने बोला था, उसके लिए मुझे खेद है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और चलिए अब इस क्लासेस पर काम करते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मैं अपने अनुभव की एक कड़वी सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा है उसमें एक चीज़ मैंने ये भी सीखा है कि इंसान को कमेंट नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए। यकीन मानिए, जब भी आप कमेंट करेंगे ना, पछताएंगे। मैंने पिछले क्लास में ये कमेंट किया था कि आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक्स टुडे एंड दिस टाइम, बट आई वॉज फेल्योर बिकॉज इट वॉज माई कमेंट। तो कमेंट नेवर बी फुलफिल। जो कमेंट होता है बच्चे ना, वो कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं अपने शागिर्दों से कहता हूं कि प्लीज कमेंट मत करो, कमिटमेंट करो। और कमिटमेंट इंसान किसी और से नहीं बल्कि खुद से करता है। और यकीन मानो, जिंदगी का मजा भी इसी में है कि प्लीज कभी कमेंट मत करिए, कमिटमेंट करिए। और मैं आप सबसे भी यही कहता हूं, नया साल आप सबको नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इस नए साल में एक ही बात बोलूंगा बेटा, कि एक ही प्रतिज्ञा हम लोगों को यहाँ पे लेनी है कि हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, कमिटमेंट करेंगे। यही एक मेरा इस साल के लिए जो गुरु मंत्र है आपको मैं दे रहा हूं कि कभी भी बच्चों कमेंट मत करो, कमिटमेंट करो। क्योंकि कमेंट इंसान किसी और से करता है और कमिटमेंट इंसान सिर्फ अपने आप से करता है। और मजा इसी में है बच्चों, जिंदगी का असली मजा है। पहले काम को करिए, फिर बताइए। हम कह रहे हैं बताने की जरूरत ही क्या है। इतनी शिद्दत से जियो किरदार अपना जिंदगी में, इतनी शिद्दत से जियो किरदार अपना जिंदगी में कि बात पर्दा गिरने के तालियां बजती रहें, बात पर्दा गिरने के तालियां बजती रहें। तो मैं आप लोगों से, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, अब मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूंगा कि आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक्स। मैंने टॉपिक जरूर बताया है कि ये टॉपिक मैं लेके आया हूं। चलिए देखते हैं, आइए। हमारा तो यही मानना है भाई कि जो टॉपिक है उस पर पहले बात करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। शानदार, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलिए आइए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हम लोगों का टॉपिक है ना। और इसी पे आज हम लोगों को बात करना है, पूरा का पूरा जो क्लास है। चलिए, हाँ, तो क्या किया जाए, शुरू करते हैं। तो हमने लिखा कि सिंधु सभ्यता के लोग। चूंकि शुरू जब आप करते हैं बच्चों, कभी भी, चूंकि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है, दोनों चीजों में काम आएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको थोड़ा बहुत लिखने की आदत भी डालूं। मेरी बात आप समझ रहे ना, लिखने की आदत हम लोगों को डालनी है। और यही, इस आदत को पकड़ाने के लिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप भी लिखिए। और यही हम लोगों का पीडीएफ होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान जानते थे। ये उन लोगों के लिए ये मेरा जवाब है जो शायद ये समझते होंगे कि उन लोगों को विज्ञान नहीं आता था। सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान जानते थे, लेकिन उनका विज्ञान इको फ्रेंडली था। इको फ्रेंडली, इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, ठीक है। उनका विज्ञान कैसा था बच्चों? इको फ्रेंडली।
चलिए देखा जाए इको फ्रेंडली में क्या क्या बना रहे थे वो लोग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहली मैंने लाइन भी लिखी है, मनके का कारखाना। अब मैंने पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि मनके का कारखाना होता क्या है, बताया था कि नहीं बताया था, फिर बता देता हूं क्या करना है। मनके का कारखाना, पहले तो आप जानोगे मनका होता क्या बच्चों। मनका जो होता है ना, मनका जो होता है वो एक प्रकार का पत्थर होता है। कैसा पत्थर? खूबसूरत और कीमती पत्थर को मनका कहते हैं। आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई ये पत्थर पहनिए, ये पहनेंगे तो इसका आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो पत्थर होता है ना बेटा, उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आपने सलमान खान को देखा है, सलमान खान अपने हाथों में जो ब्रेसलेट पहनते हैं वो नीले रंग का जो पत्थर है बच्चों, वो एक्चुअली में वो ब्रेसलेट वो पत्थर है, मेन उसका पर्पस वो पत्थर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि पत्थरों का भी शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। ये बात सिंधु सभ्यता के लोग आज से 3,500 से 4,000 साल पहले जानते थे। भाई हम लोग भी सोचते हैं कि यार पत्थर भी शरीर पर इफेक्ट करता है, इसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ये चीज जो हम जानते हैं वो आज से 3,500 से 4,000 साल पहले सिंधु सभ्यता के लोग जानते। तो जरा सोचिए कि उनको साइंस की जानकारी तो थी ही, और इन पत्थरों का बाकायदा कारखाना मिला है। ये ना मैं आपसे बताऊं कि एक स्थल है सिंधु सभ्यता में, वहां पर बाकायदा इसका जो है कारखाना मिला है। ठीक है, मनके का कारखाना मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर नोट करेंगे बच्चों। हाँ, एक जगह है बच्चों चनहुदड़ो। कहां है? चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता में चनहुदड़ो नामक स्थल से, चनहुदड़ो नामक स्थल से मनके का कारखाना पाया गया है। मनके का कारखाना पाया गया है। मनके का कारखाना पाया गया, समझ में आ गया? सिंधु सभ्यता मनका एक कीमती पत्थर होता है। मनका क्या होता है बच्चों? एक कीमती पत्थर होता है जिसका शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। ये बात लिखनी है हमें, इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। ये भी तो एक साइंस ही है भाई। इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी और इसका भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता था और लोग इसको क्या करते थे बच्चों? धारण करते थे। आज भी लोग धारण करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग तो 10 उंगलियों में धारण करते हैं। मने मनके का शौक कुछ ऐसा होता है कि लोग 10 उंगलियों में इसे धारण करते हैं। इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। ठीक है, और ये सिमिलरिटी भी आप लिख सकते हैं कि मनके का उपयोग लगभग आज से 4,500
साल पहले से हो रहा है, यानी इंडस वैली और आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे एक लंबे सफ़र के बाद भी ये चीज़ें आज भी क्या हो रही हैं, चल रही हैं। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया, ये चीज़ एकदम क्लियर हो रही है। और देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि हिस्ट्री एक कहानी है, और कहानी को कहानी की तरह अगर आप पढ़ोगे तो कभी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों परेशान मत होइएगा, आप देखिएगा इसमें फैक्ट भी है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, इसमें दोनों चीज़ है। बस ये है कि जो फैक्ट है वो स्टोरी में सेट है। मेरी बात समझ में आ गई ना? हर चीज़ को ग्रैब करने का एक तरीका होता है। तो हिस्ट्री एक कहानी है, कोशिश करना है कि इसको रटना नहीं है। मैं कहूँगा कि क्लास इसकी तब आप पढ़ो जब एकदम फ्री माइंड हो। मतलब मान के चलो कि आप दिन भर से थक गए हो और आपको थोड़ा सा मज़ा चाहिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए, आप हिस्ट्री की क्लास करिए। ये चीज़ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? बनके का कारखाना क्लियर हो गया। अब इसको मिटाया जाए, चूंकि मैं आपसे कहूंगा कि मैं जब लिखूं तो ही आप लिखना शुरू कर दो, ताकि ये चीज जल्दी हो जाए, तो हम लोग जल्दी से इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जो आप लिखाते हैं उसका पीडीएफ हमको दे दीजिए। अरे मेरे भाई, यही तो पीडीएफ है, कितनी बार आपसे कहूं। और हाँ, वही चीज है कि आप खुद शिकार करना सीखो बेटा, खुद शिकार करिए। अगर शेर बनना है खुद शिकार करो। शेर जो होता है ना, वो अपने बच्चों को जंगल में जब ले जाता है तो उनको एक जगह पे खड़ा करता है और शिकार करके दिखाता है, लेकिन अपना शिकार छूने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसका शिकार उसके बच्चे खाएंगे तो कभी शेर नहीं बनेंगे। तो मैं चाहता हूं यहां शेर करना मतलब यह है कि खुद से लिखो और कोशिश करो कमरे पर जाकर प्रैक्टिस करने की, और इसी बेस पे कुछ और बढ़िया करने की कोशिश करो। मेंस होगा यार, मैं कह रहा हूं आईएएस बनना है तो मेंस पर कमांड करिए। चलिए इसको हम लोग मिटा दिया जाए ना? तैयार है कि नहीं आप लोग? चलिए मैं सिर्फ हेडिंग यहां पे छोड़ देता हूं और बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं। तो इसको मिटा दिया हम लोगों ने। अब चलिए आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोगों का। नेक्स्ट उसमें यहां पर देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग मोहरों को बनाने के लिए जाने जाते थे। जी हाँ बच्चों, सिंधु सभ्यता में मोहर बनाने के बड़े कारखाने मिले। सिंधु सभ्यता में मोहरें दो प्रकार की बनाई जाती थी, एक वर्गाकार और दूसरी आयताकार। सिंधु सभ्यता में दो प्रकार के मोहरों का चलन मिलता है, एक वर्गाकार और दूसरा आयताकार। समझ में आ गया बच्चों? चूंकि जो मोहर होती थी ना, इनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं से ये वहाँ की प्रौद्योगिकी में शामिल है, टेक्नोलॉजी में शामिल है ना? यकीन मानिए मोहरों का उपयोग जो होता था वो बड़ी व्यापक स्तर पे होता था। किसी शहर में जाना हो, अगर किसी एक शहर का वासी दूसरे शहर में जा रहा हो तो उसको मोहर दिखानी पड़ती थी। अगर वो मोहर नहीं दिखाता था तो उसको द्वारपाल जो है वो शहर के अंदर एंट्री नहीं देता था। तो मोहरों का बड़ा प्रयोग था। लोग ना गले में इसको पहना करते थे, अपने बाजुओं में रखा करते थे, क्योंकि जिस प्रकार से आधार जो है वो हमारा और आपका आइडेंटिफिकेशन है, उसी तरह से बच्चों मोहर जो होती थी वो सिंधु सभ्यता में एक पहचान के लिए काम आती थी। बेसिकली मोहर जो है वो व्यापार से संबंधित थी, लेकिन मोहरों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में आइडेंटिफिकेशन के लिए भी किया जाता था, पहचान के लिए भी किया जाता था। तो यहां पर मोहरें जो है ना वो दो प्रकार की बनती थी, वर्गाकार और आयताकार। ये देखिए आयताकार। और मोहरों को बच्चों ना
लिपियां भी हैं, लिखा भी हुआ है, लेकिन अफसोस कि सिंधु सभ्यता की लिपि अपठित है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो यहाँ पर देखिए तमाम तरह के चिन्ह और नक्शे जो है मोहरों पर मिले हैं, मोहरों पर तमाम तरह के चिन्ह और नक्शे मोहरों पर मिले हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ना जानवरों के फिगर जैसे कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता में बहुत पवित्र माना जाता था। किसी किसी मुहर पर हाथी का चिन्ह बना हुआ मिलता है, किसी किसी मुहर पर कई सिंग वाले पशु का चिन्ह मिलता है, किसी मुहर पर एक सिंग वाले जानवर का चिन्ह मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के मुहरों को देखकर हम वहाँ के धर्म, संस्कृति और वहाँ की बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक कयास लगाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम बात कर रहे हैं मुहरों के बारे में। तो सिंधु सभ्यता में मुहरों का विशेष महत्व था। अब यहां पर ना चूंकि हमारी बात हो रही है टेक्नोलॉजी पर, तो मुहर को आप कह सकते हैं कि सर मुहर और टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना है। तो बच्चों मुहर का जो आमाप प्रमाप था ना वो बड़ा निश्चित होता था, आयताकार, वर्गाकार। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। जिस पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि जो मुहर होता था वो दो प्रकार का बनता था, आयताकार और वर्गाकार। सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता में जो मुहर पाई गई है वो किस डिजाइन की मुहर पाई गई है बच्चों? वर्गाकार। कैसी मुहर पाई गई है? वर्गाकार। और सबसे बड़ी चीज थी कि यहां पर जो मुहरों का आमाप और प्रमाप था ना, चूंकि टेक्नोलॉजी में क्या है, आमाप और प्रमाप वो निश्चित था, वो एक लेवल पर फिक्स होता था। तो वो आमाप और प्रमाप निश्चित था। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है, सारी चीजें वेल एंड गुड। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर धातु का ज्ञान, ये बड़ा ही मजेदार चीज है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को मेटल्स की बहुत अच्छी जानकारी थी। वैसे देखा जाए बेसिकली तो वहां के लोग जो है कसेरे कहलाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? कसेरा। क्योंकि कांसे की जो उत्पत्ति है, कांसे का जो शुरुआत है वो सिंधु सभ्यता के लोगों की देन माना जाता है। कांसा जो है बच्चों एक प्रकार का मेटल होता है जो मिक्स करके बनाया जाता है कुछ धातुओं को। तो चलिए हेडिंग डालते हैं धातु का ज्ञान। धातु का ज्ञान। तो हम लिखेंगे कि यहां के लोग विभिन्न प्रकार के धातुओं के बारे में जानते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे चलिए देखा जाए, जैसे में बच्चों कांसे की शुरुआत ही सिंधु सभ्यता से मानी जाती है।
सिंधु सभ्यता के लोगों को कसेरा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों को कसेरा कहा जाता है। ठीक है, कांसे की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कांसे की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कांसे की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। समझ में आ गया? कांसा एक प्रकार का मिश्रित धातु है बच्चों। कांसे की तमाम प्रतिमाएं, तमाम चीजें सिंधु सभ्यता में पाई गई हैं। कांसे की नर्तकी आपने सुना होगा, ये भी सिंधु सभ्यता से मिली है। तो कांसा उन्हीं की देन है। और एक चीज बच्चों मैं आप सबसे कहूंगा कि याद उससे ही रखा जाता है जो इनोवेटिव होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग अगर इनोवेटिव नहीं होते, नव आविष्कारक नहीं होते, तो इतिहास कभी अपने पन्नों में उन्हें जगह नहीं देता। इतिहास अपने पन्नों में उन्हीं को जगह देता है जो कुछ यूनिक होते हैं। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग इनोवेटर्स थे, उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। यही कारण है कि इतिहास ने अपने पन्नों में उन्हें जगह दिया था। करेक्ट? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब कांसे के बाद चलिए एक धातु और उठा लेते हैं। क्या आपको पता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सोने के बारे में जानते थे? आज भाई ज्वेलरी मीन्स क्या? गोल्ड और सिल्वर। आभूषण का मतलब क्या होता है? जेवर का मतलब क्या होता है? सोना और चांदी। आप हैरान हैं? आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि जिस तरह से आज लोग सोने और चांदी की ज्वेलरी पहनते हैं, जिस तरह से सोने और चांदी की अंगूठियां पहनते हैं लोग, वैसे वो भी बड़े शौकीन थे गुरु। वो लोग भी सोने और चांदी का खूब इस्तेमाल करते थे, सोना और चांदी जम के पहनते थे, बड़े शौकीन थे। भाई जाहिर सी बात है कि इंडस वैली वाज द कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन। आज हमारी सभ्यता में गांव और शहर का मिक्सचर है, लेकिन वहां पे मिक्सचर नहीं था, वो कंप्लीटली शहरी लोग थे। और शहर के लोग कैसे होते हैं? भाई जाहिर सी बात है, उनकी ख्वाहिश होती है, वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं, स्मार्ट पहनना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। तो वहां के लोग बड़े शौकीन थे, ज्वेलरीज पहनते थे। सोने और चांदी की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। क्या थी? जानकारी थी बेटा, समझना इस चीज को। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग सोना सिंधु नदी से प्राप्त करते थे। सिंधु नदी में कोई जगह थी जहां से सोना प्राप्त करते थे, ऐसा कुछ विद्वानों ने लिखा है। बाकी कोलार की खान तो पता ही है, वो कर्नाटक में है, वहां से सोना तो मंगाया ही जाता था। ये लोग सोना और चांदी आयात भी करते थे। एक चीज आपको बता दूं कि भारत शुरू से ही सोने और चांदी का बहुत बड़ा ग्राहक रहा है। सारी दुनिया से सोना खिंचकर भारत में आ जाता है, न जाने कहां चला जाता है, कोई नहीं जानता। इस बात पर रोमन इतिहासकार प्लिनी ने दुख व्यक्त किया। तो उन्हें सोने की जानकारी थी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग सोने और चांदी की जानकारी रखते थे और इससे बने हुए जो आभूषण थे इसको गलाना जानते थे और गलाकर इनसे विभिन्न शेप के आभूषण बनाए जाते थे। तो लिखेंगे बच्चों कि सिंधु सभ्यता के लोग
सोने और चांदी के बारे में जानते थे। एक नींबू पिला देते। सिंधु सभ्यता के लोग सोने और चांदी के बारे में जानते थे। सोने और चांदी के बारे में जानते थे। है ना, इसे गलाकर विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। बच्चों जरा सोचिए, आज भी हमारे समाज में सोने और चांदी का वही चलन है। आज भी लोग ज्वेलरी सोने और चांदी की ही पहनते हैं, और आज से 3,500 से 4,000 साल पहले भी लोग सोने और चांदी के ही ज्वेलरीज पहनते थे। अब जरा सोचो, कहने का मतलब ये है कि अगर आज कोई सोना और चांदी पहन कर कहे कि मैं स्मार्ट हो गया, तो शायद गलत है। आज से 3,500-4,000 साल पहले भी लोग स्मार्ट दिखते होंगे, और वो भी सोना और चांदी पहनते, और अलग अलग शेप और अलग अलग डिजाइन की उनकी ज्वेलरीज पाई गई हैं साहब। सोने की बाकायदा माला पाई गई है। कहा जाता है कि ये सोने की माला जो है पाई गई थी, पूरे उसमें जो है मोतियां लगी हुई हैं, इतनी खूबसूरत माला है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। है कि नहीं? एक तुम ही रेख्ता के उस्ताद नहीं हो गालिब, एक तुम ही रेख्ता के उस्ताद नहीं हो गालिब। सुनते हैं किसी जमाने में कोई मीर भी था, सुनते हैं किसी जमाने में कोई मीर भी था। तो समझ में आ रहा है, सोना और चांदी और कहां से पाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग सोने और चांदी के बारे में जानकारी रखते थे। सिंधु नदी में कहीं कोई जगह थी जहां से वो सोना निकालते थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कोलार की खान तो थी ही, आयात किया जाता था बड़ी भारी मात्रा में, क्योंकि हमारे देश में ना शुरू से ही आयात की मदों में लग्जरियस चीजें हुआ करती थी, जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये सब चीजें बाहर से मंगाई जाती थी। ठीक है, लग्जरी चीजें मंगाई जाती थी, शराब मंगाए जाते थे, शराब के प्याले मंगाए जाते थे, और ठीक है, आगे नहीं बोलूंगा, छोड़िए। तो समझ में आ रहा है ये चीजें, मतलब हमारे यहां लग्जरियस चीजें मंगाई जाती थी। अब चलिए और देखा जाए और कौन कौन से धातु का ज्ञान था भाई सिंधु सभ्यता के लोगों को। हाँ, तो सीसा और तांबा भी ये लोग जानते थे। चलिए इसको भी लिख लिया जाए। भाई मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मिटाना जरूरी है। आप लोग थोड़ा तेज लिखने की कोशिश करो बेटा, और ये है कि कोशिश करिए कि मेरे साथ ही नोट करते चलिए। और ऐसी कोई चीज भी नहीं है कि आपको रटने की जरूरत हो, ये सब चीजें बेसिकली हम लोग स्टोरी से ऐड करके पढ़ रहे हैं। बस आप कहानी का मजा लीजिए, बाकी कमरे पर भी बैठ कर लिख सकते हो, लेकिन ये है कि मैं लिखाऊंगा, मैं नोट करवाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको लिखने की आदत पड़ जाए, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे ना तब तक कामयाबी मिलने नहीं वाली ना। कामयाबी जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलने वाली। ना उन्हीं से निकलेगा ना इन्हीं से निकलेगा, ना उन्हीं से निकलेगा ना इन्हीं से निकलेगा। अरे हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं साहब, और आगे लिखते हैं कि यहां पर हम कहते हैं कि इनको जो है वो टिन, सीसा और तांबा, इनको टिन की भी जानकारी थी,
शीशे की जानकारी थी, बड़ी तेज। टिन, शीशा और तांबा। भाई तांबा इनके पहले ही चल रहा था, ताम्र पाषाणिक बस्तियां थी ना, तो टिन, शीशा और तांबा मतलब ये है कि शीशे, कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसपे आदमी गुरूर कर सके यार। बोलिए, टिन आज भी है, शीशे का कोई विकल्प है? कोई नहीं विकल्प है भाई। तांबा और टिन का विकल्प है लेकिन शीशे का कोई विकल्प नहीं। और शीशा ये लोग प्रयोग करते थे साहब, क्या नहीं करते थे। कंघी था, शीशा था, इसके अलावा जो है सब कुछ तो था यार। लिपस्टिक का आविष्कार यहाँ पे हुआ, सिंदूर का आविष्कार यहाँ पे हुआ, क्या नहीं था। कहने का मतलब किस बात का इतराना है। ठीक है, तो टिन, शीशा और तांबा, इसकी जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। और बच्चों, अगर आप हमारा साथ देंगे ना, अगर इस क्लास को शेयर कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दोगे ना, तो हमारा हौसला बढ़ेगा भाई। हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि क्लास को शेयर ज़रूर करना है ताकि बाकी बच्चों में भी ये क्लास जाए, वो लोग भी क्लास तक आए। ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। नोट करिए इसको। देखिए साहब, मृदभांड बनाने की कला आप जानते हैं ना, मृदभांड क्या होता है। अब हम बात करने वाले मृदभांड की, इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए भाई, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। नोट किया? यहां पे देखो यार, मृदभांड को रंगने की कला। हाँ चलिए आइए बात करते हैं। मृदभांड का नाम कभी सुना है? अरे गांव में तो आप रहते हो, बहुत से बच्चे होंगे जो गांव में रहते होंगे। गांव में ये सब जो बर्तन होते हैं, इसको क्या कहते हैं? मृदभांड। ये मिट्टी के बर्तन कभी देखा है गांव में बच्चों? बोलो, अरे बोलो भाई, गांव में देखा है आपने इसको? इसको कहते हैं मृदभांड। पुराने ज़माने में भैया हमने भी देखा है, पुराने ज़माने में इस तरह के घर में जो है ना मृदभांड होते थे। पता है, मृदभांड में जो है लोग अनाज स्टोर करके रखते थे बच्चों। इसमें ना अनाज रखे जाते थे और यकीन मानो कई कई साल तक इसमें अनाज रखे जाते थे, सड़ते नहीं थे यार। कमाल का कोल्ड स्टोर था, जिसे चलाने के लिए ना तो लाइट की ज़रूरत थी ना तो इसमें एसी की ज़रूरत थी। कमाल का ये स्टोर था, इसमें अनाज रखे जाते थे। समझ में आ गया? ये बड़े बड़े होते थे बच्चों। इसको कोठार, कभी कभी ना कोठार भी कहा जाता था। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे बड़ा उस भाई, सिविलाइज थे ना। देखो देखो साहब, एक बात बता दें, आदमी को ना हर जगह, आदमी को ना जाना चाहिए कुछ अच्छी जगहों पे। देखो मैं कहता हूं कि आप सिविल के एस्पिरेंट, तो कुछ चीजें आपको समाज में जाने से पता चलती हैं। जैसे आप किसी अच्छी जगह पे जाओ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, किसी ढाबे में खाना खाओ, दोनों में खाना अच्छा मिलता है, नो डाउट खाना अच्छा होता है बच्चों। लेकिन होता क्या है कि सिविलाइज जो चीजें होती है ना, जब आप वहां पे जाओगे तो बड़ा आपको यूनिक तरीका मिलता है। बड़ा यूनिक अंदाज में चीजों को परोसते हैं। यही चीज है देखने की। उनके परोसने का अंदाज अलग है। एक नॉर्मल से आप जो है वो कैफे में जाओ, और अगर आप जो है स्टारबक्स के कैफे में जाते हैं कॉफी पीने के लिए, और वहां पर जो कॉफी मिलती है साहब स्टारबक्स में, और जो वहां पे कॉफी परोसने का अंदाज है, वो एक आध बार जाने में कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। एक आध बार जाइए। हम कह रहे हैं कि आप अच्छी जगह पे जाओ, देखो कि चीजें कैसे वहां पे की जाती हैं।
हमारे कहने का मतलब ये है कि चीजों को देखने के नजरिए से जाओ। जो सिविलाइज लोग होते हैं उनके यहाँ का जो मंजर होता है वो अलग होता है। किसी ऐसे घर में जाओ जो वाकई में सिविलाइज लोग हैं, तो उनके उठने बैठने का तरीका देखो, उनके खाने पीने का तरीका देखो, डिफरेंट मिलेगा बेटा, डिफरेंट मिलेगा। वही चीज है ना कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या है, अब मृदभांड का यूज तो नौपाषाण काल से ही हो रहा था, और मृदभांड का यूज सिंधु सभ्यता के लोगों ने भी किया, लेकिन क्या किया, कलाकारी कर दी उन्होंने। हाँ, वेरी वेल एंड गुड। तो उन्होंने क्या किया मृदभांड में, अब देखो यही चीज है यार कि मृदभांड में इन्होंने क्या किया कि मृदभांड को रंग डाला। सोचो, गेरुए रंग के मृदभांड होते थे उस जमाने में, उस पर काले रंग की खूबसूरत पट्टियां डाली, फूल पत्तियां बना डाली। समझ में आ रही है बातें? कहने का मतलब कि जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं उनका अंदाज अलग होता है। मृदभांड का उपयोग नौपाषाण काल के लोग भी किया करते थे, लेकिन ये चीज जब इनके हाथों में आई तो इन्होंने क्या किया, इसको खूबसूरत बना डाला, इस पर काले रंग की पेंटिंग कर डाली, फूल पत्तियां बना डाली, और इतना खूबसूरत, अगर आप इसके फीचर्स देखोगे टूटे हुए बर्तनों को तो देखकर यकीन होता। देखो बेटा, यही चीज है कि मैंने एक चीज देखा है कि जो वाकई में डेवलप्ड लोग होते हैं वो उसमें उनमें कुछ बात अलग जरूर होती है। यकीन मानो, मैंने एक चीज महसूस किया, खाना वो भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि हम इतना खा लेते हैं, इतना पी लेते हैं। कभी कभी नॉर्मली देखते हैं कि मैंने एक चीज महसूस किया है कि नॉर्मली हम खाना खाते हैं, अपने घर में खा लिया, खूब पेट फुला लिया, खा लिया मस्ती में एकदम गले तक, यहाँ तक खा ले। लेकिन मैंने देखा कि जो भाई सिविलाइज्ड लोग हैं, जो पढ़े लोग हैं, बड़ा मतलब क्या, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ों में मैंने देखा खाना वो भी खाते हैं लेकिन बड़ा कम, लेकिन खाने का अंदाज, उनके बर्तन, उनके जो चम्मच होते हैं, उनका जो प्याला होता है, ये सब चीज़ें, कहने का मतलब इतना ज़्यादा वो सजा कर इस तरह से लाया जाता है कि आधा भूख तो देख के भर जाता है और आधा खाने से। कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग सिविलाइज्ड थे। नौपाषाण काल में ये मृदभांड जो दोनों देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये नौपाषाण काल की देन है, लेकिन ये चीज जब उनके पास आई तो इसमें इन्होंने रंग भर दिया। समझ में आ रहा है? तो क्या किया इन्होंने कि जो गेरुए रंग के मृदभांड होते थे उस पर खूबसूरत जो कलाकारी है, काले रंग की पट्टियां, ये इनकी देन है। तो चलिए लिखा जाए इसको, चलिए लिखा जाए, तैयार हो जाइए। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। सबसे पहले तो इसको मिटाया जाए तभी तो लिखा जाएगा मृदभांडों के बारे में। चलिए तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, मृदभांड कला, है ना, लाल गेरुए रंग के मृदभांडों को सुंदर काली पट्टियों से सजाते थे, सुंदर काली पट्टियों से सजाते थे। कोई दिक्कत? सुंदर काली पट्टियों से सजाते थे। नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये भी तो कला ही है भाई, ये भी तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ही तो है ना, कि मिट्टी के सुंदर जो लाल गिरुए मृदभांड होते थे उस पर काले रंग की पॉलिश करते थे, सजाते थे उसको ये लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। यस, चलिए
अब हम हेडिंग डालेंगे नाप तौल। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के लोगों को नाप तौल की बहुत अच्छी जानकारी थी। नाप तौल समझ रहे हैं ना, मेजरमेंट। ये देखिए, नाप तौल का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नाप तौल की बहुत अच्छी जानकारी थी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नाप तौल का ज्ञान। नाप तौल का ज्ञान। चलिए इसको नोट करिए और मुझे जरा 1 मिनट का समय भी दीजिए आप। हाँ, चलिए बच्चों, नाप तौल का ज्ञान। देखिए साहब, कहने का मतलब ये है कि आप हैरान हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों को सेंटीमीटर की जानकारी थी, फुट की जानकारी थी, क्यूबिक की जानकारी थी, दशमलव पद्धति का ज्ञान था। यही तो कारण है ना यार कि वहां के जो मकानात हैं, वहां के मकानात में 1 इंच का फर्क नहीं मिलता। जो मकान बनाए गए उसमें 1 इंच आगा पीछा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। उन्हें इंच की जानकारी थी, सेंटीमीटर की जानकारी थी, क्यूबिक की जानकारी थी, बाइनरी सिस्टम का ज्ञान था। बाट उन्होंने बना रखे थे। जो बाट हम लोग यूज करते हैं, ये बाट 4500 साल पुराना बाट। तो हम लोग इसके बारे में यहां पे लिखेंगे। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों को नापतौल की बहुत अच्छी जानकारी थी। सेंटीमीटर, ठीक है, और फुट की जानकारी रखते थे। सेंटीमीटर और फुट की जानकारी रखते थे, ठीक है ना। इन्हें दशमलव का ज्ञान था। इन्हें, आपको तो पता ही है दशमलव कहाँ, किस देश की देन है बताओ। दशमलव का आविष्कार किस देश ने किया था। यही सब तो जानकारियां हैं बेटा जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। इंटरव्यू में यही सब चीजें आपसे पूछी जाएगी कि बताइए दशमलव के बारे में कुछ बताइए। वही चीज है ना यार कि वो जानना चाहते हैं कि भाई आप रियल में आप, कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा विद्वान वो होता है जो नॉर्मल चीज़ों की जानकारी रखता है। बड़ी बड़ी दर्शन जान गए और नॉर्मल चीज़ की जानकारी नहीं, तो सारा मामला क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो क्या है यहां पर कि इन्हें दशमलव का ज्ञान था। ये दशमलव के बारे में जानते थे। क्यूबिक एक पैमाना होता है बच्चों, क्यूबिक। ये लोग क्यूबिक के बारे में जानते। क्यूबिक एक बेटा मेजरमेंट पद्धति है, क्यूबिक के बारे में जानते थे। क्यूबिक के बारे में जानते थे। क्यूबिक के बारे में जानते थे, ठीक है। आगे लिखेंगे ये लोग उचित
मापदंड के बाटों का प्रयोग करते, बाट समझ रहे हैं ना, बटखरा जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, बाटों का प्रयोग करते थे। बाटों का प्रयोग करते थे। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ यार, क्लियर? और जिन बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे टेलीग्राम आईडी पर क्लिक करके मुझसे जुड़िए और मुझे बताइए आपके मन में कोई भी बात हो, प्लीज टेल मी। ठीक है? तो जो बटखरे हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ये बटखरे यूज करते थे ये लोग, बाट माप इनके पास मौजूद था। देखो, एक बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि सिंधु सभ्यता, शुरू में बताई थी कि मिस्र की सभ्यता में जो पिरामिड्स बनाए गए, सबसे बड़ी चीज है ना कि कई बातें वहां पर कहा जाता है कि पिरामिड्स को दुनिया के अजूबों में शामिल किया जाता है। क्या आपको पता है क्यों अजूबों में इसलिए शामिल किया जाता है बच्चों के हजार हजार टन के पत्थरों को कई कई 100 फुट ऊंचाई पर लगाया गया है, और आप यकीन करिए उसमें बाल बराबर भी कहीं सुराख नहीं है। सुराख इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि जब वो मकबरे बनाए जाते थे, पिरामिड्स एक मकबरा है ना, तो फाइनली कहा जाता है कि जब किसी राजा का खानदान जो है वो पूरा एक वंश, उसमें उनकी बॉडीज प्रिजर्व की जाती थी, है ना, कहने का मतलब कि वो कब्रिस्तान है ना, एक प्रकार का मकबरा है। तो जब फाइनली उसका गेट बंद कर दिया जाता था तो उसमें गैस छोड़ दी जाती थी। कहने का मतलब बच्चों सोचिए, हजारों साल तक उसमें वो गैस रहती थी। क्यों? ताकि कोई जानवर उसके अंदर एंट्री करके जो डेड बॉडीज हैं, जो लाशें, उनके साथ गड़बड़ी न करे, उनको वो न करे, डिस्टर्ब न करे। समझ गए मेरी बात? जानकारी? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो पिरामिड्स होते थे, मैं सर्च कर रहा था एक बार कि कैसे, मतलब ये जो बड़े बड़े पत्थर थे, शिलाखंड थे, इनको कैसे उतनी ऊंचाई पे पहुंचाया गया जबकि किरान नहीं थे, मशीनें नहीं थी। तो मैं देख रहा था कि ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रोजेक्टाइल्स के बारे में जानते थे। आपने अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स में एक चैप्टर है प्रोजेक्टाइल्स, या मैथमेटिक्स में भी ये चीजें आती हैं कि चीजें कैसे प्रोजेक्ट की जाती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ना गुलेल जैसी आकृति थी, उससे पत्थर को खींचकर ये लोग, अब सोचिए इनका लेंथ कितना दमदार होगा, इनको कितनी अच्छी जानकारी होगी मैथ्स की कि एकदम सटीक जाकर वो अपनी जगह पे पत्थर सेट होता था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं दुनिया में जिसके बारे में शायद अभी भी हम उसके तह तक नहीं पहुंचे। समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ओके। तो बाटों का प्रयोग करते थे, ये चीज क्लियर हो गया बच्चों ना? इनको मतलब लाइन लेंथ की बहुत अच्छी जानकारी थी बेटा, तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए। तो ये चीज हो गई ना। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता में, उसमें कुछ एक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लिपि के बारे में भी बताऊंगा, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद हम लोग लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, ये देखिए सबसे लास्ट में बच्चों मैंने लिखा है सिंधु सभ्यता में लिपि। आइए चलिए,
लिपि यानी इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक चीज है कि अगर कोई ये कहे कि सिंधु सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात हास्यास्पद हो जाएगी ना। हाँ, मतलब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या उनके पास अपनी कोई लिपि थी, उनकी कोई अपनी भाषा थी जिसमें वो लोग बातचीत करते थे। हाँ भाई, लिपि थी, उनके पास लिपि थी, लेकिन यकीन मानिए आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। तो चलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों को अपनी लिपि थी। स्क्रिप्ट कहते हैं बेटो, ये इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसको, इंस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों को, सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी लिपि थी। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि यार ये जो इनकी लिपि थी, चूंकि ना इनके जो मुहर पाए गए बच्चों, है ना, जगह जगह इनके जो मुहर पाए गए ना, मैंने बताया ना आपके कि जो आयताकार वर्गाकार जो मुहर पाए गए, इस मुहरों, इन जो मुहर वर्गाकार आयताकार जो मुहर पाए गए, इन मुहरों पर ना इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ। कई जगह तो बच्चों अभिलेख भी पाए गए, कई जगह इनके लेख भी पाए गए, लेकिन ये है ना कि कोई पढ़ नहीं पाया। कारण क्या है कि इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। कैसी थी बच्चों? मैपिंग वाली चित्रात्मक लिपि थी। तो अच्छा, न पढ़े जाने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की कोई दूसरी लिपि नहीं पाई गई जिसके सहारे हम इनकी लिपि को पढ़ सके। बहुत से लोगों ने दावा किया कि ये है तो वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंधु सभ्यता की लिपि आज भी अपठित है, और यकीन मानिए सिंधु सभ्यता में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाएगी हमें इनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। विश्व के किसी भी भाग में ऐसी कोई लिपि नहीं पाई गई। और वो पठित हो और इसके सहारे इसको पढ़ा जा सके। विश्व के किसी भी भाग में ऐसी कोई लिपि नहीं पाई गई, ठीक है, जिसके सहारे जो पठित हो और इसके सहारे इस लिपि को पढ़ा जा सके। और इसके सहारे इस लिपि को पढ़ा जा सके। इस लिपि को पढ़ा जा सके। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। यही कारण है कि बहुत से ऐसे रहस्य हैं। यही कारण है कि अतः ये लिपि पढ़ी नहीं गई है।
और यही कारण है कि बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाएगी तब तक बहुत से रहस्य हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा था। और चलिए, इसमें ना वर्ण कितने हैं ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ण हैं इसमें सिंधु सभ्यता की लिपि में। तो कुल 400 वर्ण हैं बच्चों। कितने वर्ण हैं? 400। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मिटाया जाए, थोड़ा सा और इस पर कुछ डिस्कस हो ही जाए, जरूरी है ना। नोट्स बनाते चलिएगा, ये आपके काम आएगा, क्योंकि नोट्स जो है एक स्टोरी के फॉर्मेट में है। और अगर आप स्टोरी के साथ हिस्ट्री को पढ़ेंगे बेटा तो कभी आपको फैक्ट्स रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ईश्वर की दया से। ठीक है, तो प्लीज़ नोट्स बनाना ज़रूरी है। और यही मेरी तरफ से आप लोगों को पीडीएफ है। मैं लिखाता रहूँगा आपको, आप नोट करते रहना, क्योंकि यकीन मानो इससे बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप लिखने की शैली आप में लिखने की शैली आ जाएगी। दूसरी चीज़ है बच्चों की लिखते लिखते आप अभ्यस्त हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है नोट्स बनाना। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि सिंधु सभ्यता की लिपि में कुल 400 वर्ण हैं। कुल 400 वर्ण है। कितने बच्चे? हाउ मच? 400 वर्ण हैं। ठीक है ना। अब देखो, चित्रात्मक का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर चित्रात्मक मतलब क्या? तो चित्रात्मक मतलब ये है ना कि एक मैप की शक्ल में, जैसे मान लीजिए तीर चलाते हुए किसी को दिखा दिया गया, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है अब उसको क्या करोगे, किसी को, ठीक है, तो चित्र माने कोई फिगर डाल दिया गया, तीर चलाते हुए किसी को दिखा दिया गया। तो सिंधु सभ्यता की लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 400 वर्ण हैं। ये चीज आप नोट करेंगे। और मैं आपको बताऊं एक चीज और कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो किस तरफ से लिखी जाती थी, दाहिने से लिखी जाती थी कि बाएं से लिखी जाती? तो हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि, तो हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि है ना, बाएं से दाएं। कैसे बच्चों? बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो मेरे साथ, कैसी फीलिंग आ रही है आपको, मुझे ज़रूर बताओ। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। यकीन मानिए, हिस्ट्री की जो क्लास हम लोगों ने शुरू की है, ईश्वर की दया से हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, अगर आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने हौसला अफजाई की, तो ये क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे ईश्वर की दया से। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं कि स्पेशल क्लासेस भी हम लोगों की शुरू होने वाली हैं जल्द ही।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए कुछ मैंने स्पेशल क्लासेस जो है अनअकैडमी के ऐप पर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं अनअकैडमी के ऐप से जुड़िए, मेरा नाम सर्च करिए मोहम्मद नदीम। यहाँ पर देखिए मेरी प्रोफाइल में मेरा नाम यहाँ शो कर रहा है, तो ठीक है, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, ये देखिए मेरी प्रोफाइल है ना मोहम्मद नदीम। तो यहाँ पर देखिए आप मेरा नाम जो है सर्च करिए अनअकैडमी के ऐप पर, और सीधे जो है स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं। और बच्चों एक चीज़ है कि अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन लेने से पहले इस बात को ध्यान से सुनना है कि एडमिशन लेने से पहले कोड की जगह लिखना है MNUS, क्योंकि इस कोड को अगर आप यूज़ करोगे तो किसी भी एजुकेटर की क्लास आप ऐप पे कर सकते हैं, चाहे कोई भी एजुकेटर हो, आप इस कोड्स के सहारे उसकी क्लास को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नई बैच शुरू हो रही है उस बैच में भी कोड की जगह MNUS यूज़ कर डालिए, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, किसी भी बैच में आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरी क्लासेस जो होंगी वो आपको मिलेंगी, ऑप्शनल हिस्ट्री हो, जनरल स्टडीज़ है, ऑप्शनल हिस्ट्री है, जनरल स्टडीज़ है, आर्ट एंड कल्चर है, और बाकी चीज़ें ये तो मिलेंगी ही। किसी भी एजुकेटर की क्लास आप कर सकते हैं रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मेरी स्पेशल क्लासेस है ना वो ऐप पर जाकर आप करिए बिंदास इसको। और सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों, जो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए अगर आप लोगों से मुझे कुछ कॉपरेशन चाहिए, शेयर ज़रूर करना बच्चों, क्लास को शेयर कर देना, ठीक है, अपने एंड से आप शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको इससे आसानी से मिल जाती है। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और बच्चों आप सभी क्लास में आए, इसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।